डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के पिछले टॉपिक जिसकी हम चर्चा कर रहे थे उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे भारत में कृषि कीमत प्रणाली की प्रकृति, नेचर ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। यानी अभी तक हमने बात करी थी कि भारत में कृषि विपणन की क्या स्थिति है, कृषि विपणन किसे कहते हैं और कृषि विपणन का क्या महत्व है। आज हम इसकी प्रकृति को लेकर के विचार करेंगे कि आखिर जो कीमत प्रणाली है कृषि पदार्थों को बेचने की, उसका क्या स्वरूप है, क्या उसकी प्रकृति है, किस तरह हम उसका संचालन करते हैं। तो यहाँ हमने प्रयास किया है कि पर्याप्त मात्रा में आपको लिटरेचर अवेलेबल हो ताकि समझ में आ सके। कृषि कीमत में उत्पादनकर्ता और उपभोक्ताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह कीमत प्रणाली एक तरफ उत्पादन को प्रोत्साहित करती है, वहीं कृषि उत्पादों की बाजारीकृत बचत को एकत्रित करने की भूमिका निभाती है और साथ ही संसाधनों के बंटवारे को भी प्रभावित करती है। यह है कृषि कीमत का एक संक्षिप्त स्टेटमेंट कि भाई ये उत्पादनकर्ता और उपभोक्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है, उनके हितों पर उनका इसका प्रभाव होता है और संसाधनों के बंटवारे से संबंधित पहलू को भी ये ध्यान में रखती है। प्रकृति की जहाँ तक बात है तो कृषि पदार्थों की कीमतों में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान काफ़ी उठापटक देखी गई, काफ़ी ऊंचा वचन आए हैं, कभी कमी तो कभी वृद्धि। और इसमें विशेष रूप से 1991 के बाद कीमतों में थोड़ा उछाल आया है, कीमतें बढ़ी हैं, कीमतों में वृद्धि हुई है। कारण कि हमने अपने देश में आर्थिक सुधारों को लागू किया और उन आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं रहा और हमने अपने मार्केट को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के साथ कुछ हद तक जोड़ा, जिसका रिजल्ट ये रहा कि अब कृषि पदार्थों की कीमतें वैश्विक परिदृश्य के हिसाब से कहीं न कहीं प्रभावित होती हैं और उससे अब कीमतें काफ़ी बढ़ी हैं। बात करते हैं कि कीमतों में जो अस्थिरताएं आती हैं उसके प्रमुख रूप से क्या क्या कारण हैं। जैसा कि पहले भी ये सब बात हो चुकी है और सामान्य सी बात है कि कृषि पर हमारे यहाँ वर्षा पर निर्भर है और वर्षा पर निर्भरता के चलते हमेशा अनिश्चय और अनियमित कृषि उत्पादन होता है। यानी यदि वर्षा समय पर आ जाती है तो किसान को सही उपज प्राप्त होती है और यदि कई बार समय पर मानसून नहीं आने की स्थिति में किसान को कृषि उत्पादन प्राप्त नहीं होता है, जब उस स्थिति में बाजार में कीमतों पर प्रभाव पड़ता है। यानी जब अतिवृष्टि या अनावृष्टि की स्थिति आती है तो उसे या तो अनाज पैदा नहीं होता या नष्ट हो जाता है, जिससे बढ़ती हुई मांग के अनुरूप पूर्ति को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। फलस्वरूप कीमतें बढ़ जाती हैं और जब मानसून समय पर आ जाता है, कृषि उत्पादन अपेक्षा के अनुरूप होता है, तो उस स्थिति में उसकी कीमतें गिर जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य कीमतों में अस्थिरता वर्षा पर निर्भर होता है। दूसरा कारण है कृषिगत उत्पादनों की मांग कीमत बेलोचदार होती है। अर्थात
कृषिगत वस्तुओं की मांग कीमत में परिवर्तन की कुछ सीमा तक प्रभावी है। अधिक उत्पादन से कीमत कम होती है, लेकिन मांग अधिक नहीं बढ़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कृषिगत पदार्थों की मांग कीमत बेलोचदार होती है। उसका बाजार में उसकी उपलब्धता कीमत से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होती है कई बार, और इस स्थिति में कृषिगत पदार्थों की कीमतों में अस्थिरता देखी जाती है। कई बार अल्प उत्पादन में भी कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं और मांग वही रहती है। कई बार अति उत्पादन में भी इस तरह की स्थिति देखी गई है। तीसरा कारण है कृषिगत कीमत प्रणाली के उद्देश्य। कृषिगत पदार्थों की कीमतों का स्थिर होना आवश्यक है, क्योंकि कीमतें आम आदमी की क्रय क्षमता को प्रभावित करती हैं तथा आगतों की कीमतें औद्योगिक व्यक्तियों की को उपभोक्ताओं की क्रय क्षमता कम होने से औद्योगिक उत्पादन की मांग भी घटने लगती है। यानी कीमत प्रणाली के उद्देश्यों के आधार पर भी कई बार कीमतों में अस्थिरता आती है। क्रय क्षमता को भी प्रभावित करती है और उत्पादों की कीमतें अस्थिर हो जाती हैं। ये मुख्य रूप से 3 कारण हैं जो कृषि पदार्थों की कीमतों में अस्थिरता के लिए जिम्मेवार हैं। इसके बाद उद्देश्य पर आते हैं। कीमत प्रणाली के उद्देश्य क्या क्या हैं? पहला है कृषि में अधिक निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए वस्तुओं की कीमतों का पूर्व निर्धारण करना। यानी कीमत प्रणाली का उद्देश्य रहता है कि किसानों को निजी निवेश के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें अधिक लाभकारी मूल्य दिला करके कृषि के प्रति जागरूक करना, कृषि के प्रति उन्हें सचेत करना और उन्हें उत्साहित करना, ताकि वे कृषि उत्पादन को लेकर के हतोत्साहित ना हों। उन्हें इस बात का एहसास करवाया जाता है कि उनके उत्पादों की उचित कीमत उन्हें मिलेगी। इस तरह से कीमतों का पूर्व निर्धारण करके कृषि उत्पादन को बढ़ाना सुनिश्चित किया जाता है। वहीं कृषि में और अधिक निवेश को भी आमंत्रित किया जाता है। दूसरा उद्देश्य है कीमत इस प्रकार निर्धारित करना कि किसानों पर उसका विपरीत प्रभाव ना पड़े। वर्तमान में इस पर भी काफ़ी राष्ट्रीय बहस चल रही है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य कैसे मिले, क्या सुधार किए जाएं, क्या विपणन व्यवस्था में ऐसे परिवर्तन लाए जाएं ताकि किसानों को उपज का उचित मूल्य मिल सके और वहीं उपभोक्ताओं को भी उचित कीमतों पर अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। तो इस कीमत प्रणाली का उद्देश्य होता है किसानों के हितों का संवर्धन करना, उनका हितों का संरक्षण करना। तीसरा, कीमतें इतनी होनी चाहिए कि कृषिगत और गैर कृषिगत वस्तुओं में व्यापारिक संबंध बने रहें और संबंध खराब नहीं हों। ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व है कि कृषिगत और गैर कृषिगत वस्तुओं में जो व्यापारिक संबंध है वो खराब ना हो, वो बने रहें, और इससे अर्थव्यवस्था भी सुचारू रूप से काम करती रहती है। इसलिए आवश्यक है कि कीमत प्रणाली के उद्देश्यों को किसानों के साथ साथ कृषिगत पदार्थों के साथ साथ गैर कृषिगत पदार्थों के संबंध में भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और कीमतें इस तरह होनी चाहिए कि हमें सभी फसलों का पर्याप्त अनुपात मिल सके। कीमत प्रणाली का उद्देश्य ये भी होता है कि हमें सभी तरह के फसलों का उत्पादन मिलता रहे। किसी भी फसल के उत्पादन से हमें
अभाव नहीं हो, उसकी कमी नहीं हो या हमें उसके लिए आयात ना करना पड़े, तो कीमत प्रणाली को इस तरह से विस्तारित किया जाता है, इस तरह से लागू किया जाता है कि सभी फसलें पर्याप्त मात्रा में मिलें। इसके बाद अगला है संग्रहण कीमतें, यानी स्टोरेज प्राइसेस। स्टोरेज प्राइसेस क्या है? सरकार किसानों से अनाज के संग्रहण यानी पीडीएस के मार्फत साल भर गरीब वर्गों को अनाज उपलब्ध करवाने की स्कीम के तहत अनाज खरीदती है। सरकार किसानों को यह सुनिश्चित करती है कि उन्हें एक निश्चित कीमत अवश्य प्राप्त होगी। यदि मानसून अच्छा रहता है तब फसल ज़्यादा होती है और बाजार कीमतें कम होने लगती हैं। इस स्थिति में सरकार किसानों को संग्रहण कीमत द्वारा एक विशेष कीमत उपलब्ध करवाती है। सरकार एमएसपी के मार्फत किसानों के उत्पादों को खरीदती है, उसमें उसकी ट्रांसपोर्टेशन लागत, उसमें उसकी संग्रहण लागत और उसके मैनेजरियल यानी प्रबंधकीय लागत मिला करके और उसे पीडीएस के मार्फत गरीब वर्गों को उपलब्ध करवाने का काम करती है। संग्रहण कीमत में किसानों की लागत के अलावा कुछ लाभ भी शामिल हैं। हर वर्ष संग्रहण कीमत की घोषणा सरकार कृषिगत लागत और कीमत आयोग के सुझावों की बात करती है। ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है कि सरकार CACP की अनुशंसाओं के आधार पर मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस की घोषणा करती है और सरकार किसानों से उनकी उपज खरीद करके उसमें जो अन्य लागतें आती हैं उन लागतों को शामिल करने के बाद पीडीएस के मार्फत उसको बेचती है। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस और स्टोरेज प्राइसेस संग्रहण कीमतों के बीच का जो अंतर है उसको हमने कल भी कहा था कि वो सब्सिडी के द्वारा सरकार उसे पूरा करती है। CACP कृषिगत लागत और कीमत आयोग भारत सरकार के एक स्वतंत्र संस्थान है जो सरकार को सतत संग्रहण कीमत के लिए सलाह देती है। संग्रहण कीमत वह कीमत है जिस पर भारत सरकार रबी और खरीफ फसलों के उत्पादों को सार्वजनिक संस्थाओं के द्वारा खरीदती है और खरीदे हुए उत्पादों का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा करती है। सामान्यतः संग्रहण कीमत बाजार कीमत से कम होती है और समर्थन मूल्य से ज़्यादा होती है। इज इट क्लियर? ये है संग्रहण कीमत। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि समर्थन मूल्य और संग्रहण कीमत के बीच का अंतर सरकार सब्सिडी दे करके पूरा करती है, जिसको खाद्य अनुदान भी कहते हैं। कृषि लागत और कीमत आयोग द्वारा कीमत सुझाव से पहले यह संस्था इन वस्तुओं से संबंधित अर्थव्यवस्था का गहन अध्ययन करती है। यह भी ध्यान में रखती है कि किसी फसल की कीमत पूरी अर्थव्यवस्था के ढांचे को प्रभावित ना करे, यानी असंतुलित उत्पादन या फसलों का असंतुलित उत्पादन ना हो। विशेष तौर पर जीवन स्तर, मजदूरी, औद्योगिक लागत आदि को प्रभावित भी ना करे। इस तरह कीमत प्रणाली में ध्यान रखा जाता है कि किसानों को लागत के साथ अन्य प्रोत्साहन भी मिले, जिससे कि कृषि में निवेश कम नहीं हो पाए, यानी निवेश अधिक से अधिक बढ़े, निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इसलिए किसानों को उसकी लागत के साथ साथ अब 50% बढ़ा करके कीमत दी जाने लगी है। समर्थन मूल्य की घोषणा भी सरकार फसल बुआई से पहले ही कर देती है और उससे किसान उत्साहित होकर के उत्पादन करता है। कीमत नीति का विश्लेषण। अब तक हमने देखा कि कीमत नीति की प्रकृति क्या है, कैसे तय होती है और सरकार उसके प्रति किस तरह से उत्पादों को खरीदने को लेकर के नीति बनाती है। यहाँ उसी कीमत नीति का एक विश्लेषण है कि कीमत नीति एक औजार है जिसमें कृषि पदार्थों की कीमत सरलीकरण का वातावरण बनाया जाता है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है ताकि किसान आधुनिक तकनीक से अधिक खाद्यान्नों का उत्पादन करे। अनुमानित खाद्यान्न का सरकार द्वारा वितरण समाज के कमजोर तबके
वो भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। फिर भी इस नीति में कुछ कमियां हैं, यानी कीमत नीति का विश्लेषण करते वक्त हमें ध्यान में रखना है कि एक तरफ किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, उन्हें नुकसान ना हो, वहीं दूसरी तरफ सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के मार्फत समाज के कमज़ोर वर्गों को उनकी खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भोजन उपलब्ध हो, खाद्यान्न उपलब्ध हो, इसके लिए व्यवस्था करती है। इस कीमत नीति में 3 कमियों की बात की गई है कि पहली है कि जो फसलें गुणात्मक रूप से अच्छी हैं उन्हें अच्छी कीमत मिलनी ही चाहिए। हमें उन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए जो कि विश्व स्तर पर तुलनात्मक संपोषण में श्रेष्ठ हों, जिसका हमारी कीमत प्रणाली में कभी ध्यान नहीं दिया गया। इस तरह से गुणात्मक रूप से अच्छी हैं, उन्हें अच्छी कीमत मिलनी ही चाहिए। दूसरा है, पिछले कुछ वर्षों में संग्रहण कीमत के निर्धारण में विवेकशीलता नहीं झलकती, क्योंकि जहां एक तरफ अत्यधिक स्टाफ का संग्रहण हुआ है, वहीं खाद्यान्न की लागत भी बढ़ी है। विशेष तौर पर गेहूं और चावल के संदर्भ में कुछ वर्षों में सरकार गेहूं और चावल कीमतें कृषि लागत और कीमत आयोग के सुझावों से ज़्यादा घोषणा करती है। इसमें थोड़ी सी रैशनलिटी की आवश्यकता है। सरकार को थोड़ा सा समझबूझ के साथ किसानों के हक में सरकार को फैसला लेना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत अधिक स्टॉक हो जाता है, खाद्यान्नों की लागतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ऐसी स्थिति में किसानों के हित प्रभावित नहीं हो, इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। कुछ नए राज्यों में किसान अपनी फसल को न्यूनतम कीमत नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनमें इस तरह की एजेंसियां काम कर रही हैं जो संग्रहण का अभियान ही नहीं चलाती हैं, किसानों से खरीदारी नहीं करती हैं। तो ऐसे राज्यों में विशेष संग्रहण अभियान चलाए जाएं। कुछ विशेष राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश विशेषकर, जहाँ इन तीनों राज्यों में हरित क्रांति के कारण किसान बहुत सजग है, बहुत समृद्ध है। इन क्षेत्रों में अवश्य यदा कदा किसान आंदोलन की आवाज़ उठती है, क्योंकि ये किसान सरकार की नीतियों को लेकर के बहुत सजग हैं, और जब इन्हें लगता है कि उनके अनुसार नीतियों का निर्माण नहीं हो रहा है तो वो सड़कों पर आने में भी गुरेज नहीं करते हैं। इस तरह से कुछ राज्यों में ये अभियान बिल्कुल ना के बराबर है, तो कुछ राज्यों में बहुत ही सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि कीमत नीति में सरकार किसानों को उचित कीमतें देती है, किसानों को प्रोत्साहन देती है और प्रयास करती है कि किसानों को कृषि उत्पादों के बेचने की सुनिश्चित व्यवस्था हो, उन्हें उचित कीमत भी मिले और उन्हें कृषि कार्य करने में कोई जोखिम ना हो। कुछ गैर कीमत साधन जैसे अनुकूल तकनीक, वित्तीय आगत, भूमि सुधार, दक्ष मानव संसाधन व सभी महत्वपूर्ण साधन जिनसे कृषि उत्पादकों की वृद्धि और उनकी उत्पादकता भी बढ़ सकती है, इस बारे में भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। इस तरह कहने का तात्पर्य ये है कि कृषि कीमत प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए और अधिक ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और प्रयास किया जाए कि किसान फ्रेंडली नीतियां बनाई जाएं, कीमत प्रणाली में पारदर्शिता हो, किसानों को इसकी पूरी जानकारी हो, किसान कृषि कीमतों को लेकर के जागरूक हों, ताकि वो अपने हक और हकूक़ की बात कर सकें और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। ये कहने का विषय नहीं है बार बार कि सरकार को चाहिए कि देश में बढ़ती हुई खाद्यान्न की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसानों को सपोर्ट करे, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब किसान खेती छोड़ करके घर बैठ जाएगा, खेती कर मजदूर बनता चला जा रहा है। आज भी ऐसी स्थिति में सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा
कि वह खाद्यान्नों का प्रबंधन कैसे करे, क्योंकि कृषि में जब तक सरकार सार्वजनिक निवेश नहीं बढ़ाएगी तब तक निजी निवेश भी बढ़ाना उसको आसान नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार इस तरह की नीति, पारदर्शी नीति बना करके चले, किसानों को विश्वास में लेकर के चले, और अन्नदाता खुशहाल होगा तो देश भी खुशहाल होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।